बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम ग्रुप 1 सब्जेक्टिव टाइप 2024 क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। आपको इस चैनल के ऊपर आईसीएस के तमाम सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स का सलूशन अवेलेबल होगा। यूट्यूब पे इस चैनल को सर्च करने के लिए जो आपने वर्ड यूज़ करना है वो करना है @mytopperstudent। तो आपको माई टॉपर स्टूडेंट का लोगो मिल जाएगा। आपने सब्सक्राइब पे बटन पे क्लिक करना ताकि अंदर जो भी क्वेश्चन अपलोड हो पास्ट पेपर का वो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3, पास्ट पेपर 2024 सब्जेक्टिव टाइप। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है जी, डिफाइन द पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन इनफैक्ट ये होता है कि हमें एक फ्रैक्शन दी होती है, रैशनल फ्रैक्शन, तो उसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में एक्सप्रेस करना होता है। इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। जिस तरह के लिखा हुआ है, एक्सप्रेस अ रैशनल फंक्शन एज अ सम ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ पार्शियल फ्रैक्शन। जिस तरह 3x और x-1 x+2 को ये इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया गया, यानी कि एक फ्रैक्शन को रिजॉल्व करके दो फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर दिया, तो इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जी, if 7x plus 25 over x plus 3 x plus 4 equal to 4 over x plus 3 and b over x plus 4 then find b। इसमें हमने क्या b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। b हमारे पास जो है ना एक कांस्टेंट है, तो इसको इस पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि ये जो डिनोमिनेटर आपको नज़र आ रहा है नीचे हमारे पास, इसके साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये किस तरह सॉल्व करते हैं नेक्स्ट हम इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो x+3 और x+4 है, इसको पूरी वाली इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड पे हमारे पास x+3 और x+4 डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास सिंपल 7x+25 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे x+3 कट जाएगा तो 4 इंटू x+4 आ जाएगा और b इंटू x+3 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अब हम कंपेयर बोथ साइड फॉर एक्स एंड द कांस्टेंट। अब हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे एक तो एक्स का कोफिशिएंट है, एक कांस्टेंट है, तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। कांस्टेंट यहाँ इधर एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास 4 प्लस बी है और इधर कांस्टेंट हमारे पास जो है ना 16 प्लस 3b है। कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू आ रही है। ठीक है जी, 7 = 4 प्लस बी है। यहाँ इधर से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, तो p की वैल्यू जो आई है b = 3 है। इजी सा है, बहुत इजी सा है। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या है जी। पार्ट 3 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ a1 = 3 d = 7 एंड nth टर्म क्या है 59 के बराबर है। तो हमारे पास यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो a1 है वो 3 दिया हुआ है ऑलरेडी, क्वेश्चन स्टेटमेंट में है। तो d हमारे पास 7 है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। तो nth टर्म का फार्मूला हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है an = a1 + n-1 × d। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास, इसको हम 1 रख लेते हैं। और ये जो वैल्यू दी हुई है, a1 की वैल्यू दी हुई है, d की वैल्यू दी हुई है, an की वैल्यू दी हुई है, इसमें हम इसमें पुट कर देते हैं। नीचे बताया गया है हमारे पास, फर्स्ट टर्म को a1 से शो करते हैं, n टर्म को an से शो करते हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स होता है और d कॉमन डिफरेंस होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसका निकालने का तरीका होता है। तो इसके बाद हम ये वाली जब वैल्यू इसमें पुट करेंगे, पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास n = 9 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो टर्म्स हैं इसमें टोटल टर्म्स वो 9 है। तो आगे चलते हैं, बहुत कितना इजी पेपर है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझें और इसकी प्रैक्टिस करें। अब हमारे पास पार्ट 4 है, इसमें हमारे पास दिया गया है जी, कह रहे हैं जी 1/a 1/b 1/c इन GP शो दैट द कॉमन रेशियो इज, ये वाली कॉमन रेशियो हमने शो करनी है। क्योंकि हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि उसकी जो डिफरेंट टर्म्स होती हैं वो होती है a होता है, AR होती है, AR² होती है, अप टू सो ऑन होती है। तो इसमें कॉमन रेशियो हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। कॉमन रेशियो का जो फार्मूला है वो ये होता है कि सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म। जिस तरह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो क्या करते हैं, सेकंड टर्म को
सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसमें हम कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने के लिए सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया हमारे पास। उसके बाद आप देखते हैं जी इसमें हमने इसको किस तरह करना है। ये जो भी मैंने आपको बताया है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन रेशियो फाइंड आउट हमने करनी है वो सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म आ गई है। तो ये हमें टर्म दी हुई है जीपी में, वो जीपी में जो टर्म दी है 1/a 1/b 1/c है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि इसके कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म हमारे पास कौन सी है, ये देखिए 1/b है, ये 1/b आ गया और ये फर्स्ट टर्म 1/a आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे a/b आ जाएगा। अगेन क्योंकि हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो जो होती है वो सेम रहती है बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स। तो इस तरह आपने हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो हम अगर सेकंड और थर्ड टर्म में भी जो रेशियो होगी वो सेम होगी। तो थर्ड टर्म और सेकंड टर्म करेंगे तो बी और सी आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमें ये पता है कि जो कॉमन रेशियो है वो इक्वल होती है। तो इस वजह से हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को इक्वेट कर लेते हैं, क्योंकि ये आपस में बराबर होती है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो r = ±a/c आ जाएगा। बहुत ईजी है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं जी। फाइंड द सम ऑफ 9/4 3/2 1/2 अप टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास सम ऑफ इन्फिनिटी का जो फार्मूला है वो है Sn = a/1 - r। ये देखते हैं, इसको मैं थोड़ी सी आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बताऊंगा कि फार्मूला हमने किस तरह यूज़ करना है। ये देखिए हमारे पास इस वक्त जो सीरीज़ दी गई है वो 9/4 3/2 1 अप टू सो ऑन एज इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो इसको एस से शो करते हैं। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट टर्म, इसमें आ गई 9/4 आ गया। कॉमन रेशियो हम फाइंड आउट करने का तरीका पीछे वाले पार्ट में भी था, सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म करेंगे तो ये हमारे पास 2/3 आ गया। अब देखिए ये जो 2/3 है ना, ये जो बड़ी आपने इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, ये लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 हो तो हमारे पास जो सम इनफाइनाइट सीरीज़ का जो सम होता है ना वो a1/1 - r होगा। अगर ये r से बड़ी होती तो फिर r - 1 होना था। इस वक्त ये 1 से छोटी है तो इस वजह से 1 - r हमारे पास नीचे आएगा। तो ये हमारे पास इसमें वैल्यू पुट कर दें, a की वैल्यू पुट कर दें, r की वैल्यू पुट कर दें। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो s = 27/4 आ गया। ये वाला आ गया हमारा 27/4, ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखें जी, जो पार्ट 6 है उसमें क्या है, इफ़ 5 इज हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 2 and b देन फाइंड b। अब ये है कि हमारे पास हार्मोनिक मीन्स उसने दिया हुआ 5 के इक्वल है, a हमारे पास 2 है और b की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम ये कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। ये देखें हमारे पास हमें पता है कि जो हार्मोनिक मीन्स का फार्मूला है वो होता है HM = 2ab/a+b। सारी वैल्यू दी हुई है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। HM उसने दिया हुआ है क्वेश्चन स्टेटमेंट में, वो 5 है, तो a हमारे पास 2 है, b एज इट इज रहेगा। इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो एंड पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो b = -10 है। सिंपल फार्मूले में आपने पुट करना है, तो ये बिल्कुल इजी मार्क्स आपको मिल जाने हैं। आगे चलते हैं जी। ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट n+1 × n × n-1/3 to 1 इन फैक्टोरियल फॉर्म। अब हमने इसको फैक्टोरियल फॉर्म में किस तरह लिखना है। तो आपको पता है कि हमारे पास फैक्टोरियल फॉर्म किस तरह होती है। फॉर एग्जाम्पल n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, n × n-1 n-2 n-3 अप टू सो ऑन। तो अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि हमने इसको फैक्टोरियल फॉर्म में किस तरह लिखना है। तो ये देखें हमारे पास हमें पता है कि जो n फैक्टोरियल होता है वो हमारे पास n = n × n-1 n-2 n-3 अप टू सो ऑन, और इसको कम करते जाएंगे जब n को, क्योंकि nth टर्म जो होती है वो लास्ट टर्म होती है। जब इसको में से वैल्यू कुछ माइनस होती जाएगी तो एंड पे हमारे पास 1 ही बचेगा, क्योंकि जो फैक्टोरियल होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे -1 आगे 0 या -1 नहीं आएगा। नाउ वी राइट द, अब हमने जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास, गिवन एक्सप्रेशन है, उसको हमने फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। तो फैक्टोरियल फॉर्म में लिखने का क्या है कि इसको हम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कुछ चीज़ें हम ऊपर ऐड करेंगे, कुछ हम नीचे ऐड करेंगे। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे आ रहा है n+1 n × n-1/3 फैक्टोरियल 3.2.1 है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो ऊपर हमें दिया गया है वो n-1 तक है। अगर हम नेक्स्ट n-2 आ जाएगा, n-3
आ जाएगा अप टू n-1 तक जाना है। जिस तरह मैंने आपको ऊपर समझाया है कि हमारे पास जो n फैक्टोरियल है वो n इंटू n-1 n-2 n-3 अप टू 1 तक जाएगा, क्योंकि जो n है nth टर्म है सबसे बड़ी टर्म है, और इसको जब कम करते जाएंगे तो ये 1 तक चली जाएगी। ऊपर हमने जो ऐड किया है वो n-2 3 to 1 किया है, तो नीचे भी हमने वही चीज़ करनी है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स। ये आपने कर लिया है। उसके बाद ये जो ऊपर वाली जो चीज़ है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये n+1 का फैक्टोरियल बन रहा है, ये वाली जो चीज़ है, क्योंकि n+1 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो ये ऊपर वाली टर्म्स आ जाएगी। तो नीचे आपके पास ये जो चीज़ है ये 3 का फैक्टोरियल है, और ये जो है क्योंकि अप टू ये 1 तक जाता है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं n-2 का फैक्टोरियल। देखिए कितना आसान है, सिंपल। सिर्फ आपका फैक्टोरियल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, वो अप टू 1 जाता है। आगे हमारे पास 8th पार्ट है जी, n परमुटेशन r इक्वल टू n-1 परमुटेशन r-1। हमने ये शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ये कैसे इक्वल है? सिंपल फार्मूला इसका बहुत ईजी है, इसका फार्मूला ही इसके अंदर यूज़ होगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ये कैसे होगा ये अब हम देख लेते हैं। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो दी हुई है वो n परमुटेशन n-1 परमुटेशन r-1 है। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है? n/r किसके इक्वल होता है? ये ऊपर वाले को एज इट इज़ लिख देते हैं जी, ये n फैक्टोरियल आ गया। नीचे हम क्या करते हैं कि n में से r को माइनस कर देते हैं। ये जो n है इसमें से r को माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास ये वाली जो चीज़ है ये n-r फैक्टोरियल आ गई। ये फार्मूला हम सिंपल लिख रहे हैं। तो यही जो फार्मूला है अगर हम जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1 माइनस r-1। ये जो नीचे वाला ये जो लिखा हुआ है इसको भी तो हमने माइनस करना अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखें एंड पे हमारे पास जो आ रहा है n-1 फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल आ रहा है। तो ये जो चीज़ है हमारे पास, अब हमारे पास ये जो n इंटू n-1 है ये किसके इक्वल होती है? n फैक्टोरियल के इक्वल होती है, और नीचे n-r आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास जो चीज़ है वो n/r के इक्वल होती है। तो इस वजह से हमने अब ये प्रूफ कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंपल है, ईजी है। आगे चलते हैं जी। हमारे पास जो 11th पार्ट है, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इन द 2 सक्सेसिव टॉस ऑफ बैलेंस्ड कॉइन। अब देखें हमारे पास 2 कॉइन है, उनको हमने टॉस करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 2 कॉइन को फ्लिप करेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या है? दोनों के ऊपर हेड आ सकता है, ठीक है। ये अब हमने एक सैम्पल स्पेस बना लिया। सैम्पल स्पेस क्या होती है कि ऑल पॉसिबल इवेंट्स। आप पॉसिबल इवेंट से मुराद क्या है कि जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें कौन कौन से पॉसिबल रिजल्ट आ सकते हैं। एक तो जब हम दोनों को टॉस करेंगे तो या तो एक पे भी हेड है दूसरे पे भी हेड है, या पहले पे हेड है दूसरे पे टेल है। देखिए सारे ये हम जो ऑप्शन है ना वो कवर कर रहे हैं। यहाँ पहले वाले पे टेल है दूसरे वाले पे हेड है, और बाद में दोनों के ऊपर टेल है। ये देखिए सारी ऑप्शन हमने कवर कर लिया। तो इसको कहते हैं सैम्पल स्पेस। इस सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हैं? 4 हैं। 1 2 3 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है। ये देखें ये वाले 4 है, तो इस वजह से हमने सैम्पल स्पेस के नंबर हैं 4 लिख दिए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस। तो आगे हमने जब प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है 2 हेड तो एक में ही है। इसका मतलब है कि फेवरेबल आउटकम्स उसको कहते हैं जिसमें से जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है 2 हेड की, तो 2 हेड तो एक ही है। इसका मतलब है हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितनी है? 1 है सिर्फ, तो टोटल कितनी है? 4 है, तो इसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4, जो कि नीचे आप जाके देखेंगे। ये देखिए मैंने बड़े आसान तरीके से आपको ये वाली जो चीज़ें हैं ना, आपको मार्केट से जो सोल्यूशन अवेलेबल है वहाँ से ये चीज़ें नहीं मिलेगी। वो बड़े बहुत ज़्यादा स्टेप्स जो है ना स्किप किए गए हैं, लेकिन अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको बड़े आसानी से आपको हर स्टेप जो है ना आसानी से समझ आ जाएगा कि इनफैक्ट ये सोल्यूशन किस तरह हुआ। ये देखें फेवरेबल इवेंट्स और टोटल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट क्या है? यानी कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी के हमारे पास इवेंट नंबर कितने नंबर है? वो 1 इवेंट है, तो नीचे 4 हो गया, तो इस वजह से प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गई। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है जी शो दैट 8.10⁻n-2 इज डिविजिबल बाई 6 फॉर n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 2। अब हमने ये शो करना है कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये डिविजिबल बाई 6 है फॉर n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 2। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं हम इंडक्टिव फार्मूले से जो है ना वो प्रूव करते हैं। वो किस तरह होता है
इंडक्टिव फार्मूला किस तरह आता है, एन के लिए पहले चेक करते हैं, फिर हम सपोज कर लेते हैं कि ये 2f है एन इक्वल टू के, और उसके बाद हम एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं। तो ये देखें, जब हम एन, ये हमारे हमने इसको कैसे लिखे, एस ऑफ एन इक्वल टू 8 इंटू 10⁻n-2। जब एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये देखें 78 आ रहा है। 78 को अगर आप डिवाइड करते हैं 6 के साथ तो 13 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो ट्रू है फॉर एन इक्वल टू 1। कितना आसान है, आराम से हमने प्रूफ कर दिया है कि ये एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो ये जो इंडक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हम सपोज कर लेते हैं कि ये एन इक्वल टू के लिए ट्रू है। सपोज दैट इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। अब ये हम सपोज कर रहे हैं, अगर हमने सपोज किया है तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम शो करेंगे कि ये वाकई जो है ना डिविजिबल है। अब देखें 8 इंटू 10⁻के-2 इक्वल टू 6 क्यू के बराबर है। ये क्यू हमने क्यों लिखा है, इस वजह से लिखा है कि हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाली जो एक्सप्रेशन है, ये 6 से डिवाइड हो रही है। जब ये 6 का मल्टीपल होगा तो डेफिनेटली ये 6 से डिवाइड भी हो जाएगी। तो ये इस वजह से हम इसको 6Q लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू जो है, इसकी लॉजिक ये। तो आगे देखते हैं जी, हमारे पास अब हमने जो आखिरी स्टेप है, हमने प्रूव करना है कि ये n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो हम जहाँ पे n है वहाँ पे k प्लस 1 पुट कर देते हैं। यहाँ पे हम इंडक्स का फार्मूला यूज़ करके इसको 10⁻k.10 लिख रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए हमारे पास आ रहा है 80 10⁻k-2। अब हमने ये चीज़ देखनी है कि ये -18 + 18 हमें ऐड करने की क्या ज़रूरत पेश आई। इस वजह से ज़रूरत पेश आई ताकि हम ये चाह रहे हैं कि इसकी जितनी भी टर्म्स बन रही हैं वो डिविजिबल बाई 6 हो। तो जब हम 18 को ऐड भी करेंगे माइनस भी करेंगे तो ये वाली जो चीज़ है, ये देखें हमारे पास ये आ गई, तो ये 18 एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए ये जो 18 है ये तो 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, लेकिन ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ हमने बनाई है, ये कैसे बनी है। अगर आप ऊपर देखें, जो हमने सपोज किया था वो हमने सपोज ये किया था 8 इंटू 10⁻k-2 जो है ना डिविजिबल बाई 6 है। तो आप अगर नीचे देखें तो देखें वो भी हमारे पास सेम वही चीज़ आ गई है, 8 इंटू 10⁻k-2, ये तो डिविजिबल बाई 6 है। आप ऊपर हम ऊपर वाले स्टेप में करके आए हैं तो ये भी तो 6 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें इस टर्म में और इस टर्म में 6 कॉमन है। 6 जब कॉमन ले लेंगे इसका मतलब है कि ये डिविजिबल है। कितना आसान तरीका है, एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ईजी लगेगा। ये देखें, ये मल्टीपल ऑफ n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए मल्टीपल ऑफ 6 आ रहा है, तो ये डिविजिबल बाई 6 है। तो आगे हम देखते हैं जी, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें हमने क्या करना है, फाइंड द 6 टर्म इन द एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में हमने 6 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इसका फाइंड आउट करने का मेथड क्या होता है कि हम जनरल टर्म को यूज़ करते हैं। ये देखें, जनरल टर्म का फार्मूला क्या होता है, r+1 इक्वल टू nr a⁻n-r b⁻r। अब हमारे पास यहाँ पे जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे हमारे पास a जो है वो x के इक्वल है और जो b है वो -3/2x है। तो इसकी वैल्यू हम जनरल टर्म में पुट करते हैं। देखें ये वाली जो आ गई उस तरह ही हम जब इसको हमने पुट किया है, इसको सिंप्लीफाई किया है, तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखें, यहाँ से अब हमने कांस्टेंट को अलहदा कर लिया, हमने x को अलहदा कर लेना है, x वाली टर्म्स को। जी जहाँ जहाँ x है उस टर्म को हमने अलहदा करना है ताकि हम x का कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकें। तो जब हमने इसको, मैंने एक स्टेप भी नहीं छोड़ा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। यहाँ से देखें मैंने 1/x निकाल लिया है, उसके ऊपर पावर r है, और तो यहाँ से आप पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 20-2r आ जाएगा। अब ये वाला x जब ऊपर जाएगा x -r हो जाएगा। अब ये x है एक, ये x एक ये है। तो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि जब बेस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। पावर ऐड होगी, 20-3r हो गया। तो क्योंकि हमने कोफिशिएंट x⁻5 का फाइंड आउट करना है तो r इक्वल टू 5 होगा। तो इसको अब जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये देखें, कंपेयर करने के बाद जब r की वैल्यू 5 पुट करेंगे इसमें तो हमारे पास ये जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास, क्योंकि हमने 6 टर्म का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना, r इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये वाला आंसर हमारे पास आ गया। तो हमारे पास जो लास्ट पार्ट है इसका वो है जी, यूज़ द बाइनोमियल थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस। अब देखिए ये हमारे पास उसने पहले ही बता दिया कि हमने बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करना है। बाइनोमियल थ्योरम जो होता है ना, उसमें पहली टर्म 1 होती है और दूसरी टर्म फ्रैक्शन हो सकती है या वैसे कोई
होल नंबर हो सकता है। तो आप देखें ये 65 इंडेक्स 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो 1 तो हमने लिखना है बाइनोमियल की वजह से, बाकी हमारे पास 64 आ गया। अब 64 को हमने कॉमन ले लेना है। 64 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो ऊपर 1 रेज़ की पावर 3 है, तो ये हमारे पास अब बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला हम इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो फार्मूला होता है वो ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, बहुत ईजी है। 1 प्लस एक्स होल पावर एन किसके इक्वल होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इससे ये वाला फार्मूला ये अब हमारे पास 1 एज इट इज़ आ गया इंटू एन एक्स, एन हमारे पास क्या है 1/3 है, एक्स हमारे पास 1/4 है, फिर n इंटू एन माइनस 1, ये n है n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1/64 की पावर 2 आ गई। इस फार्मूले में सिंपल इसको पुट कर दिया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 4.02 आ गया। तो इस तरह आज हमने पास्ट पेपर 2024 का क्वेश्चन नंबर 3 को मुकम्मल किया है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह ताला अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।